एक गांव में शारदा अनामिका सास बहू रहा करती थी। शारदा को बहुत सम्मान किया जाता था। गांव के गरीबों को वो बहुत मदद किया करती थी। अनामिका भी शारदा के पदचिन्ह पर चलती थी। गरीबों की मदद करके उसने भी बहुत अच्छा नाम कमाया। एक दिन सरपंच रविंद्र जी उनके घर आते हैं। अरे सरपंच जी, बड़े दुबले पतले हो गए हैं। स्वास्थ्य तो ठीक है ना? सब कुशल मंगल तो? अब क्या कहूँ दीदी, मेरा घर लूट गया, सब चोरी हो गई है। सारे पैसे सोने अलमीरा में रखे थे, सब चले गए। मैं इस बारे में पुलिस को बताना चाहता हूँ, इसीलिए मैं यहाँ आया हूँ आपसे बात करने। अच्छा रविंद्र जी, तो ये बात है, लेकिन आपके घर में सिर्फ चोरी हुई या बाकियों के घर में भी हुई है? ये सब मुझे कैसे पता चलेगा दीदी? मैं तो बहुत दुखी हूँ कि मेरे सारे पैसे चले गए। मेरी तो जिंदगी रास्ते पे आ गई। जब शारदा और रविंद्र इस तरह से बातें कर रहे थे, वहाँ एक और धनी व्यक्ति शंकर नाम के, वो भी बहुत दुखी होकर वहाँ आते हैं। क्या हुआ शंकर, तुम क्यों इतने दुखी हो? अब क्या कहूँ बहन, कल मेरे घर में चोरी हो गई, सारे पैसे ले गए। अच्छा था कि सही वक्त में मैंने कुछ पैसे छुपा के पूजा रूम में रखा था, नहीं तो आज मैं सड़क पे आ जाता। पता नहीं क्या होता मेरा। यही तो हम सभी ने गलती की है। इस बार हम उत्सव के समय अपने गांव में मेला लगने नहीं दिए। अपनी आंखें खोलिए, नहीं तो बार बार इस गांव में इसी तरह अमीरों के घर से चोरियां होती रहेगी। मेरी बातें मान लीजिए। शारदा की ऐसी बातें सुन के शंकर और रविंद्र बहुत देर तक चर्चा करते हैं। फिर फैसला लेते हैं कि इस बार गांव में मेला लगेगा। ऐसा कहकर वो दोनों वहां से चले जाते हैं। जाने के बाद अनामिका चाय लेके आती है। चाय पीजिए सासू माँ। देखा तुमने, सभी घर में एक एक बार करके चोरियां हो रही है, इसीलिए सब डरे हुए हैं। वैसे मैंने पुलिस के पास जाने से उन्हें रोक लिया। तुमने सुना शंकर की बातें? उसने चालाकी करके अपने सारे पैसे पूजा रूम के लॉकर में छुपा रखा है। ये मामला मेरे पे छोड़ दीजिए सासू माँ। कल सुबह शंकर जी फिर आएंगे हमारे घर। हाँ, देख लीजिएगा। वो दिन खत्म हो गया। उधर रोज अमीरों के घर लूटती चली जा रही थी। उन्हें नहीं पता था कि सासू माँ और बहू रानी ही चोर है, लेकिन ये गरीबों की बहुत सहायता करते थे। अगले दिन सुबह सुबह शंकर रोते हुए उनके घर फिर से आते हैं। अरे दीदी, बहुत ही भयानक चीज हो गई है। मेरे पूजा रूम के जो पैसे थे वो भी चोरी हो गए। कल तक तो ये बात किसी को पता नहीं थी। जैसे ही ये बात मैंने आपसे आकर कही, देखिए सारे पैसे वहां से भी चोरी हो गए। अरे अरे शंकर, बुरा मत मानो, हम इस बार मेला जरूर लगाएंगे। देवी माँ हमारा सब भला करेंगी, सब भला। अगर हम ऐसे ही मेला मेला करके सब छोड़ दे तो हमारे पैसे वापस नहीं आएंगे। आगे की सोच के मैंने पुलिस को जाके सारी बातें बता दी है, वो आ ही रहे होंगे। जब वो इस तरह से बातें कर ही रहे थे, पुलिस इंस्पेक्टर वहां आते हैं। आते ही उन्हें शारदा और अनामिका पर संदेह होता है। चोर चाहे कोई भी हो, हम उन्हें ऐसे जाने नहीं देंगे। उसे जरूर पकड़ेंगे और जेल में उसे जरूर बंद करेंगे। जल्दी कीजिए इंस्पेक्टर साहब, हमारी गांव की समस्या को समाधान कीजिए। आप ही है जो हमारे गांव का भला कर सकते हैं। तो चलिए थाना चलते हैं। कौन? आप और आपकी बहू दोनों थाने चलिए हमारे साथ। हम आपके बारे में पूरी तरह से जानते हैं। आपकी तरकीबें यहाँ नहीं चलने वाली। शंकर के पूजा घर में आपकी बहू की पायल मिली है, साथ ही आपका रुमाल भी हमें मिला था। इससे हमने पुष्टि की है कि आप दोनों ही चोर हैं। अब ड्रामा बंद करो और हमारे साथ पुलिस स्टेशन चलो। इंस्पेक्टर साहब, मेरी बात सुनिए। असल में मैं क्या कहना चाहती हूँ। ठीक है, जो कहना है आप मेरे साथ पुलिस स्टेशन जाकर कह सकती हैं। इंस्पेक्टर साहब सास बहू दोनों को पुलिस स्टेशन ले जाते हैं। आप लोगों ने जो चोरी की है, आपने उस चोरी की रकम को कहाँ छुपाया है? इंस्पेक्टर साहब शारदा और अनामिका से इस तरह से पूछते हैं। इंस्पेक्टर साहब ने कितना पूछा, पर फिर भी उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। इसी तरह 2-3 दिन निकल गए।
इंस्पेक्टर साहब के बार बार पूछताछ करने के बाद भी वो दोनों चुप रहे। अनामिका और शारदा को उन्होंने खाना नहीं दिया। शारदा और अनामिका दोनों कमजोर पड़ने लगे। फिर एक दिन दोनों ने सच बताने का फैसला लिया। हमारे गांव में हर साल कम से कम 10 किसान मर रहे हैं बाबू। उनके पास पैसे नहीं है, खाने को नहीं है, अपने परिवार का देखभाल नहीं कर पाने की वजह से आत्महत्या कर रहे हैं। ग्राम प्रधान होने के बावजूद भी कुछ नहीं कर सकती। मेरे पास उतने पैसे नहीं हैं, पर मन में हिम्मत थी कि मैं उन्हें बचाऊं, इसीलिए मैंने ये सब काम किया। मेरी सासू माँ तो किसानों के बारे में सोच रही थी कि ताकि उन्हें परेशानी ना हो, लेकिन वो किसान अमीरों से जाके पैसे लेते थे अपने फसल लगाने के लिए। अगर उनका फसल नष्ट हो जाता था तो जिन्होंने पैसे दिए थे वो उन्हें परेशान करने लगते थे, जिस वजह से वो आत्महत्या करने लगे। इसलिए तुम लोगों ने अमीरों के पैसे चोरी करके किसानों को देने लगे। ये सही तरीका है? इसमें कोई गलती नहीं है, बताओ। इसमें कोई गलती नहीं है बाबू। किसानों ने जो परिश्रम करके कमाया था, इन लोगों ने जबरदस्ती छीन लिया था, इसीलिए पैसे भी नहीं टिकते थे। मैंने चोरी की तो कोई किसान भी नहीं मरा और उनका परिवार भी खुशी खुशी चल रहा है। हम जो खाना खाते हैं उसकी वजह किसान है, वो बहुत महत्वपूर्ण है। ऐसे काम के लिए मैं अपनी जान की दांव लगा सकती हूँ। वो सब बहुत खुश होंगे। शारदा की बातें सुन के इंस्पेक्टर साहब के आंखें भर आते हैं। उन्हें बुरा लगता है कि उन्होंने अच्छे लोगों को अरेस्ट किया। देखिए मैडम, मैंने बहुत बड़ी गलती की है आप लोगों को अरेस्ट करके। मैं ये समझ सकता हूँ। आप यहाँ से भाग जाइए और जाके कहीं दूसरे जगह पे रहिए। अपने गांव में जाकर मत रहिए। अगर आप लोग अपने गांव लौट गए तो अमीर लोग आप लोगों को जान से मार देंगे। सावधान रहिएगा। इंस्पेक्टर साहब की ऐसी बातें सुनकर शारदा अनामिका जेल से भाग निकलते हैं। जेल की दीवार फांदकर वो भागते हैं। जेल से भागकर वो दोनों उन किसानों को ढूंढते हैं जो कभी अपनी परेशानियों के बारे में बताया था और इन्होंने उनकी समस्या का समाधान किया था। आज वो किसान बहुत खुश है। उन सभी को खुश देखकर ये भी बहुत खुश होते हैं। शारदा नाम की बहुत ही लड़ाकिन सासू माँ थी। उसकी एक बहू थी अनामिका नाम की और बेटा रमेश। बस 3 महीने पहले ही रमेश और अनामिका की शादी हुई थी। अनामिका बहुत गरीब परिवार से थी। अनामिका जब मायके से ससुराल आई थी तो ज्यादा दहेज नहीं ला पाई थी, इसीलिए उसकी सासू माँ उसके साथ चोरों की तरह व्यवहार करती थी। सासू माँ की बातें बहुत कटु होती थी जो अनामिका को बर्दाश्त नहीं हो पाता था। एक दिन तबीयत खराब होने की वजह से अनामिका बहुत देर तक सोते रह गई। इस वजह से सासू माँ को बड़ा गुस्सा आया और वो कहने लगी, उसके तेवर देख के लग रहा है कि अभी तो उठने वाली नहीं है। इसकी चर्बी कम करनी होगी मुझे। उसे देखकर तो लग रहा है कि वो मुझसे घर का सारा काम करवाएगी। बहू को सबक सिखाने के लिए शारदा आस पड़ोस के पास जाकर बहू की सोने की बात बताती है। सामने वाली पल्लवी, बगल वाली पार्वती सभी को बुलाकर कहती है, देख रहे हो तुम लोग इस घर में क्या हो रहा है। मेरी उम्र हो गई है, मैं काम काज नहीं कर सकती हूँ। मेरी बहू मुझे इस तरह से परेशान कर रही है। आओ अपनी आंखों से खुद देखो। इस तरह सासू माँ अपनी बहू के बारे में कहती है। तब तक बहू नींद से उठ जाती है और अपनी सासू माँ को देखकर वो काफी डर जाती है। क्या बहू, नींद खुल गई? तुम्हें थोड़ी भी अकल है कि तुम्हें उठ के घर का काम काज भी करना है? मेरी तबीयत ठीक नहीं है सासू माँ, इसीलिए मैं देर से उठ पाई। क्यों तुम इस तरह से झूठ कह रही हो कि तुम बीमार हो? तुम जो जो करती हो इस बारे में तुम्हारी सासू माँ हमें रोज बताती है। इस उम्र में तुम्हें तुम्हारी सासू माँ की सहायता करनी चाहिए। ऐसा ना करके उल्टा तुम उन्हें परेशान कर रही हो। आजकल की बहुएं तो ऐसी है। आस पड़ोस वालों के मुंह से ऐसी बातें सुन के बहू के दिल में दर्द और बढ़ जाता है। जबकि उसकी सेहत साथ नहीं दे रही थी, फिर भी वो जाके घर का सारा कामकाज करने लगती है। वो काफी देर तक काम करते रहती है। काफी देर तक काम करने की वजह से बहू की कमजोरी और बढ़ जाती है। बहू की हालत की परवाह ना किए बगैर सासू माँ ये काम करो वो काम करो ऐसा कहते रहती है। अरे बहू, मेरे कपड़े इस्त्री कर दो, मुझे अभी मंदिर जाना है। ठीक है सासू माँ। शारदा के कपड़े अनामिका इस्त्री कर देती है, पर उसकी साड़ी में एक दाग था जो कि वैसा ही रह जाता है। ये देखकर शारदा बहुत गुस्से में आ जाती है।
अनामिका को धक्के मार के वो कीचड़ में गिरा देती है और बहुत अपमान करती है। मैंने तुम्हें कहा था कपड़े धोने के लिए, अब तुम बिना कपड़े धोए मुझे गंदे कपड़े पहना रही हो। दिन ब दिन तुम जिद्दी होते जा रही हो, हमेशा मुझे रुलाते रहती हो। तुमने मेरे बेटे से पता नहीं क्या कहा कि वो मुझसे प्यार नहीं करता। तुम चाहती हो कि मैं घर से चली जाऊं? शारदा की हरकतों से अनामिका रोने लगती है। वो ऐसी हरकत करती है कि अनामिका को बहुत बुरा लगता है, वो रोती है। तब तक उसका पति रमेश वहाँ आ जाता है। छी, अब मैं इस घर में नहीं रह सकती। क्या हुआ? ऐसा क्यों कह रही हो तुम? क्या हुआ अनामिका? सासू माँ की हरकतें दिन ब दिन मुझे और तकलीफ दे रही है। मुझे अपने मायके जाने का मन हो रहा है। हाँ, माँ से पूछ के तुम जा सकती हो। और अगर उन्होंने नहीं माना तो? तब मैं देख लूंगा। जाओ, जाके कहो। रमेश अपनी पत्नी अनामिका को माँ शारदा के पास ले जाता है। माँ, तुम्हारी बहू अपने मायके जाना चाहती है। बहुत दिन हो गए थे, इसीलिए वहाँ जाके वो कुछ दिन रह के आना चाहती है। माँ, बहू ने तो इस बारे में मुझसे कुछ नहीं कहा। थोड़ी दुखी है माँ वो अपने मायके जाएगी तो ठीक हो जाएगी। जाने दो माँ। ठीक है बेटा, जाके छोड़ आओ। अच्छा माँ। जब रमेश अपनी पत्नी को मायके छोड़ने जा ही रहा था, तभी शारदा ऐसा नाटक करती कि उसके पैर टूट गए हैं। हे भगवान, मेरा पैर! हाय रे, लगता है ये पैर टूट गया। सावधान माँ, मैं तुरंत अभी डॉक्टर को बुलाता हूँ। जब रमेश जाता है डॉक्टर साहब को बुलाने के लिए, तब तक शारदा अपने कटु शब्दों से फिर अनामिका को तकलीफ देने लगती है। अब मैं भी देखती हूँ बहू, तुम कैसे मायके जाती हो। मेरा बेटा मेरी ही बातें सुनेगा, तुम्हारी बात नहीं। छी, आप कैसी महिला है? ईश्वर आपको देख लेंगे, वो नहीं छोड़ेंगे सासू माँ। ऐसा कहोगे तुम? कल मुही कहेगी। मैंने तुम्हें लाके ही सबसे बड़ी गलती की है। दहेज में तो एक पैसा भी नहीं लाई, ऊपर से चाहती हो कि इस घर में मालकिन बनो। अब तुम देखो मैं तुम्हें इस घर में कैसे सताती हूँ। डॉक्टर साहब आते हैं और परीक्षा करके देखते हैं और कहते हैं डरने की कोई बात नहीं। दवाइयाँ लिखते और चले जाते हैं। फिर अनामिका अपने मायके जाने लगती है। अजी, मुझे छोड़ आइए, हम लेट हो जाएंगे नहीं तो। क्या मेरी माँ की ऐसी हालत है और तुम जाना चाहती हो? तुम्हारे मन में ऐसी बात आई कैसे? माँ जब तक ठीक ना होती तुम यही रहोगी। एक तरफ सासू माँ की बातें, दूसरी तरफ पति की बातें उसे चकनाचूर कर रहे थे। वो बर्दाश्त नहीं कर पा रही थी, उसे बहुत बुरा लग रहा था। इसीलिए वो ईश्वर के पास जाके अपनी तकलीफ बताने लगती है। ठीक उसी वक्त उसकी सासू माँ चिल्लाने लगती है। अरे लड़की, कहाँ गई? गर्म पानी लाओ, मेरे पैरों में दर्द हो रहे हैं, इसे दबाओ। और दोपहर हो गया है, अभी तक खाना बना या नहीं? हे भगवान, कहाँ मर गई? सासू माँ की ऐसी चुभन भरी बातें अनामिका को तकलीफ दे रही थी। वो कुछ कर नहीं पा रही थी ऐसी परिस्थिति में। अपने दर्द को बर्दाश्त करके सासू माँ के पैरों को गर्म पानी में डालती है। फिर वो खाना पकाती है और सासू माँ को बिना बताए मंदिर चली जाती है। सासू माँ देखती है कि बहू घर में नहीं है। उसे पता चलता है कि बहू मंदिर गई हुई है। क्योंकि अनामिका ने अपनी सासू माँ को नहीं बताया था, इस बात से सासू माँ को बहुत गुस्सा आता है और उसे सबक सिखाने के लिए वो खुद मंदिर चली जाती है। हाथ जोड़ के ईश्वर के सामने अनामिका अपने सारे तकलीफ और दर्द की बातें कर रही थी। ईश्वर, मेरी समस्याओं का समाधान करे। मैंने क्या गलती की है? मेरा जीवन ऐसा क्यों हो गया? क्या मैं दूसरों की तरह खुश नहीं रह सकती? मेरी सासू माँ के साथ लड़ाई अब मैं बर्दाश्त नहीं कर पा रही हूँ। मैं आपके सामने विनती कर रही हूँ, आपको मेरी जिंदगी को सुधारना ही होगा। जब अनामिका इस तरह से प्रार्थना कर ही रही थी, उसी वक्त सासू माँ अनामिका को मारने के लिए वहाँ आती है। जैसे ही सासू माँ अनामिका को पीटने के लिए छड़ी उठाती है, एक जोड़ों की रोशनी आती है और छड़ी पे गिरती है। वो छड़ी सासू माँ को ही उल्टा पीटने लगती है। ऐसी पिटाई पड़ती है कि वो दर्द बर्दाश्त नहीं कर पाती है और जोर जोर से चिल्लाकर कहने लगती है। हे भगवान, ये छड़ी तो मुझे ही पीट रही है। अरे रोको, मैं इसे बर्दाश्त नहीं कर पा रही हूँ। सहायता करो अनामिका, मुझे बचाओ। आइंदा मैं तुम्हें कभी तकलीफ नहीं दूंगी। इस मार को मैं बर्दाश्त नहीं कर पा रही हूँ। इसे रोको अनामिका, इसे रोको। शारदा की ऐसी बातें सुन के अनामिका बहुत घबरा जाती है और वो ईश्वर से प्रार्थना करती है सासू माँ को छोड़ देने के लिए। सासू माँ को अपनी गलती का एहसास होते देख अनामिका बहुत खुश होती है। आइंदा अनामिका को वो तकलीफ देना बंद कर देती है। वो अनामिका का बहुत अच्छे से देखभाल करने लगती है ताकि उसे कोई समस्या का सामना न करना पड़े। पूरा परिवार खुशी खुशी रहने लगता है। रमेश भी सास बहू को एक साथ प्यार से रहते देख बहुत खुश होता है।